नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स टैग हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक की अगली क्लास हम लोग देखेंगे, जिसका टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स एंड एनबीएफसी। ठीक है, डीएसआईबी के बारे में और एनबीएफसी के बारे में। ये क्या होते हैं? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्या है? जो ग्लोबल सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की सूची तैयार करती है। मतलब जो सबसे बड़े बैंक है, महत्वपूर्ण बैंक हैं, उनकी एक सूची तैयार करती है। ठीक है, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की सूची तैयार करती है। इसमें उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है, कौन? जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़े हैं, मतलब पूरे विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इस सूची में शीर्ष पर जेपी मॉर्गन चेज आता है, रखा गया है। किसको रखा गया है? जेपी मॉर्गन चेज। और जबकि इसके नीचे कौन है? बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक एवं HSBC को रखा गया है। ठीक है, ये बैंक इस श्रेणी में आ रहे हैं। यह माना जाता है कि यदि इन बैंकों की आर्थिक दशा, मतलब अगर ये बैंकिंग की स्थिति खराब हो जाए तो पूरे विश्व में मंदी आ सकती है। अगर इनकी दशा प्रभावित होती है तो इससे पूरे विश्व में क्या अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और केंद्रीय बैंक इन बैंकों पर ज़्यादा निगरानी रखते हैं। जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे अपने यहाँ के RBI हो गया, इन पर ज़्यादा निगरानी रखते हैं, जो सबसे बड़े, जो देश को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इस सूची में भारत का एक भी बैंक नहीं रखा गया। भारत में कोई भी बैंक नहीं रखा गया इसमें। मतलब ये माना जा रहा है कि भारत के बैंकों से विश्व में मंदी की समस्या नहीं आएगी, ना अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी उतनी। RBI ने ऐसी ही एक सूची घरेलू बैंकों के लिए, लेकिन इसकी भारत के लिए RBI ने एक सूची तैयार की, जैसे विश्व के लिए तैयार की गई है, इसलिए भारत के लिए RBI ने की। इसमें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक कहा जाता है, ये DSIB कहा जाता है। ठीक है, इनको मतलब डोमेस्टिक, घरेलू। इसमें मात्र उन बैंकों की रखा जाता है जिन्होंने कम से कम उतना ऋण दिया हो जो कि भारत की GDP का कितना परसेंट, 2% या उससे ज़्यादा हो। मतलब इनमें उन बैंकों को रखा जाएगा जो भारत की GDP का 2% या इससे ज़्यादा का लोन दे रखा हो, ताकि तभी तो उससे ब्याज मिलेगा। इसमें SBI हो गया, ICICI हो गया एवं HDFC बैंक हो गया। इन बैंकों को रखा गया है। ठीक है, इन बैंकों पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है, तो इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी अगर इन पर प्रभाव पड़ता है तो। तथा इन बैंकों पर RBI ज़्यादा निगरानी रखती है। ठीक है, ICICI हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया। पहले वह सभी NBFC जिन्होंने, तो इसके पहले क्या था कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण दे रखा हो, जो भी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को जो 500 करोड़ से ज़्यादा का ऋण दे रखा हो, उनको RBI सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट NBFCs की श्रेणी में रखती है थी। परंतु अब क्या हो गया, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। पहले रखती थी, जो 500 करोड़ से ज़्यादा लोन दे रखा है उनको हम रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार RBI भारत में जो NBFC, पहले NBFC को रखा जाता था लेकिन अब हटा दिया। अब इनके लिए अलग से 1 से 4 श्रेणी बनाई गई है, जिसमें क्या है, टॉप लेयर हो गया NBFC TL, अपर लेयर NBFC अपर लेयर, मिडिल लेयर, अब बेस लेयर। ठीक है, मिडिल, अपर, टॉप और बेस, ये 4 श्रेणी में बांटा गया। अब देखिए बेस लेयर में क्या है। बेस लेयर में मात्र नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC को रखा गया, मतलब जो जमा स्वीकार नहीं करती। ठीक है, मतलब नॉन डिपॉजिट, जमा स्वीकार लेन देन नहीं करती, उनको रखा गया बेस में, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इनकी परिसंपत्ति 1000 करोड़ रुपए से तक की है। इनकी कितनी परिसंपत्ति? 1000 करोड़ तक। और टॉप लेयर को खाली रखा गया है। इसमें धीरे धीरे अपर लेयर से ही कुछ NBFC को स्थापित किया जाएगा। मतलब ये टॉप लेयर, ये इम्प्टी है टॉप लेयर, ये वाला, ये इम्प्टी टॉप लेयर। इसमें क्या, यहाँ से ये लोग पहुँचेंगे अपर लेयर वाले। ठीक है,
अपर लेयर में वर्तमान में क्या है, आरबीआई ने संपत्ति के आधार पर शीर्ष 15 डिपॉजिट टेकिंग एवं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को रखा है, जो जमा स्वीकार करती हैं और नहीं स्वीकार करती, टोटल 15 को रखा है। एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिन्हें 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परिसंपत्ति रखी है, मतलब उनके पास परिसंपत्ति है 1000 करोड़, और जो अपर लेयर का हिस्सा नहीं है उन्हें मिडिल लेयर में, जो अपर हिस्सा में नहीं उनको मिडिल लेयर में रखा गया और 1000 करोड़ तक की परिसंपत्ति रखी है। ठीक है, आगे क्या है, मिडिल लेयर में रखा गया। ठीक है, वे सभी एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट टेकिंग है परंतु अपर लेयर का हिस्सा नहीं है। अब जो अपर लेयर का हिस्सा नहीं लेकिन डिपॉजिट टेकिंग है, डिपॉजिट स्वीकार करती हैं, उन्हें भी मिडिल लेयर में रखा गया। ठीक है, एनबीएफसी जितनी बड़ी होंगी उन पर आरबीआई की निगरानी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी बड़ी एनबीएफसी होगी, नॉन बैंकिंग कंपनियां होंगी, उन पर निगरानी भी उतनी ज़्यादा होगी ताकि उनके डिफॉल्ट की स्थिति में ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम, मतलब एटीएम के प्रकार। एटीएम के प्रकारों में पहले नंबर 1 है ब्राउन लेवल एटीएम। क्या है ब्राउन? ये एटीएम कैसे होते हैं, जो कि एक बैंक के नाम से चलते हैं। इन्हें पुनः 2 रूपों में प्रयुक्त, जैसे बैंक के नाम से, जैसे पीएनबी के एटीएम, एसबीआई के एटीएम, बड़ौदा के एटीएम, ये सब क्या है, ये ब्राउन लेवल एटीएम है जिसमें इनका लेबल लगा हो। ठीक है, ब्राउन लेबल, उसमें देखिएगा आप बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा होगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। ये 2 प्रकार होते हैं, एक ऑन साइट एक ऑफ साइट। ठीक है, ऑन साइट एटीएम क्या होते हैं, एक बैंक की शाखा के भीतर अथवा उसके बगल में होते हैं, मतलब बैंक में ही अटैच होते हैं ऑन साइट एटीएम। ठीक है, कि वो बैंक से ही संबंधित होते हैं और बैंक के लोग ही उसमें पैसा डालते हैं ऑन साइट, और बैंक से अटैच रहते हैं। बैंक बंद हो जाती तो वो प्रायः बंद हो जाते हैं, कुछ खुले भी रहते हैं। जबकि ऑफ साइट एटीएम है कहीं मार्केट में, टोल प्लाजा में भी, वो मल्टीनेशनल कंपनी या और पीवीआर में, होटल में, रेलवे स्टेशन में, कई जगह खुले रहते हैं, वो ऑफ साइट एटीएम होते हैं। ठीक है, उनमें पैसा डालने के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। आगे वाइट लेवल एटीएम। वाइट मतलब सफ़ेद लेबल है, उसमें बैंक का लेबल नहीं है। ठीक है, एक एनबीएफसी आरबीआई से अनुमत, एनबीए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आरबीआई से अनुमति लेंगी और एटीएम स्थापित करेंगे। ठीक है, जैसे हिटाची हो गया, तब इसे वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। जैसे कि टाटा इंडिकैश आप देखे होंगे, एटीएम कहीं कहीं लगे रहते हैं। ठीक है, ये वाइट लेवल होगा। अब एक हो गया पिंक लेवल एटीएम। पिंक से नाम से मालूम होता है महिलाओं के लिए, या महिलाओं के लिए समर्पित है। ठीक है, अगला क्या है ग्रीन लेवल एटीएम। मतलब लेबल का मतलब उसमें कोई चीज़ लेबल लगा है, किस चीज़ का, ग्रीन है कि पिंक है, पिंक तो महिला है। ठीक है, यह कृषि के उद्देश्य, ग्रीन है तो कृषि के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगला है येलो लेवल एटीएम। ये क्या है, ये ई कॉमर्स के लिए होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पीला होता है ना, तो ई कार्ट ऐसे समझ लो, फ्लिपकार्ट से। येलो लेवल ई कॉमर्स के लिए होते हैं। ठीक है, ऑरेंज लेवल, ऑरेंज लेवल एटीएम क्या होते हैं, ये शेयरों की खरीद बिक्री के लिए होते हैं। ठीक है, बीएससी एनएससी जो शेयर खरीदे जाते हैं उसके लिए ऑरेंज लेवल एटीएम होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आरबीआई बैंकिंग लोकपाल ओम्बुड्समैन। यह एक ग्राहक का किसी बैंक के, एनबीएफसी अथवा किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, कोई कंप्लेन आपका रिजॉल्व ना हो बैंक के थ्रू, तो उसके लिए ओम्बुड्समैन है। आरबीआई के ओम्बुड्समैन भी होते हैं, बैंकों के स्वयं के ओम्बुड्समैन भी होते हैं। ठीक है, इसकी शिकायत आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास की जा सकती है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले बैंक, एनबीएफसी और ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग लोकपाल की व्यवस्था थी। पहले इनके लिए, एनबीएफसी के लिए अलग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अलग, बैंक के लिए अलग लोकपाल की व्यवस्था थी। इसके कारण ग्राहकों को समस्या होती थी कि वह किस तरह की शिकायत के लिए कौन से लोकपाल के पास जाए, मतलब किसके पास किस शिकायत के लिए किसके पास जाए। लेकिन नवंबर 2021 में क्या हुआ, आरबीआई ने इस पूरी व्यवस्था को एकीकृत कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेटेड, सभी को मिला लिया और एकीकृत लोकपाल का प्रावधान कर दिया गया, मतलब एक ही लोकपाल होगा। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए लोकपाल के पास आवेदन होगा।
कोई भी डिजिटल संबंधी कोई भी समस्या शिकायत है वो लोकपाल के पास हो सकता है। इसके अंतर्गत अब क्रेडिट स्कोर जारी करने वाली कंपनियों को भी लाया गया है। मतलब जो इकरा, सिविल हो गया, एक्सपीरियन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्रेडिट स्कोर होता है। जैसे फ़ोनपे में आप क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं, उसमें एक कंपनी होती है, ठीक है। और लोकपाल के पास इनके विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है। इनके लिए भी आप शिकायत की हमारी सिविल डाउन है, क्यों डाउन है, ठीक है, इसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई का एक उच्च पदाधिकारी होता है। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, आरबीआई का एक बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी लोकपाल के रूप में नियुक्ति आरबीआई का गवर्नर करता है। लोकपाल के पास जो है एक ग्राहक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइट, आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें लोकपाल का पोर्टल होगा, उसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और लिखित शिकायत भी डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, या टेलीफोनिक शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है लेकिन, ठीक है, टेलीफोनिक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने से पूर्व ग्राहक को उस बैंक एनबीएफ, मतलब डायरेक्ट आप लोकपाल के पास नहीं जाएंगे, पहले बैंक से या आप एनबीएफ से, जो भी कंपनी है, फ़ोनपे है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इनके अगर कोई भी शिकायत है तो क्रेडिट स्कोर जारी करने वाली कंपनी है, उनके पास शिकायत दर्ज करानी है, पहले उन्हीं से शिकायत, ठीक है। और अगर 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान ना हो या उनके समस्या से संतुष्ट ना हो तो भी लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है। शिकायत 12 महीनों के भीतर दर्ज हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी शिकायत बैंकों से या कोई भी एनबीएफसीज हैं उनसे अगर आपकी शिकायत हल नहीं होती तो 30 दिन के अंदर वहाँ से टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं होती तो अगर फिर भी 12 महीने के अंदर ही आपको लोकपाल में जाना है, ठीक है। यदि लोकपाल द्वारा प्रदान किए गए समाधान से ग्राहक संतुष्ट न हो, लेकिन अगर उससे भी संतुष्ट नहीं तो भी इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। बैंक, एनबीएफसी इत्यादि के इस व्यवहार के कारण यदि ग्राहक को मानसिक तनाव का सामना करना पड़े, यदि लोगों को समस्या होती है तो ऐसे में 1 लाख तक का क्षतिपूर्ति भी प्रावधान है। अगर बैंक ज़्यादा परेशान करते हैं तो 1 लाख का क्षतिपूर्ति मिलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। यह एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्या होता है, एक बैंक अपनी सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ती है। मतलब जो भी बैंकों में सर्वर चलता है, जिसे भी फिनाकल10 चल रहा है तो इन्फोसिस का है सर्वर, तो उस सर्वर से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं हेड ऑफिस से। इसके माध्यम से एक बैंक किसी भी शाखा से अपने ग्राहकों की बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकता है, जिसे ई कुबेर को आरबीआई का सीबीएस कहते हैं। ई कुबेर क्या है, ई कुबेर को आरबीआई का सीबीएस कहते हैं, ठीक है। सीबीएस की तर्ज पर आरबीआई ने भारत में कार्यरत एनबीएफसीज को निर्देश दिया है कि वे भी अपनी सभी शाखाओं को एक केंद्रीकृत सर्वर के माध्यम से जोड़ें। सीबीएस की तर्ज पर आरबीआई ने एनबीएफसीज को भी कहा है कि आप अपना एक सर्वर केंद्रीकृत से जोड़ दें सभी को। कोर फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशन, सीएफएस कहा जाता है। मतलब सीएफएस एनबीएफसीज के लिए लाया गया है। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि सीएफएस लाएँ आप सभी लोग, ठीक है, सभी कंपनियाँ। अब आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये तो आप परिचित होंगे, ठीक है। दोनों ही सुविधाएं आरबीआई प्रदान करती है, ठीक है। दोनों ही सुविधाएं कौन, आरबीआई बैंकों के माध्यम से प्रदान करती है।
किसी एक खाते से किसी अन्य खाते में निधि अंतरण मतलब फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। इसकी सुविधा प्राप्त की जा सकती है। यह दोनों ही क्या है, ऑनलाइन सुविधाएं हैं। इन दोनों का प्रयोग जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, अथवा बैंक की शाखाओं से फ़ोन पे से भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि बैंक की शाखा से इन सुविधाओं का प्रयोग होता है तब यह सुविधाएं तभी तक प्राप्त होंगी जब तक कि शाखाएं खुली हों। बैंक से अगर करना है तो जब तक उनका टाइम है तब तक 10 से 5 तब तक आप कर सकते हैं। और इंटरनेट से तो बैंकिंग के माध्यम से यह दोनों सुविधाएं 24/7 मतलब 24 घंटे उपलब्ध हैं। वर्तमान में दोनों सुविधाएं क्या है, निःशुल्क हैं। ठीक, दोनों सुविधाएं निःशुल्क हैं, इनका चार्ज नहीं है। आरटीजीएस ऑनलाइन के लिए है, ऑफलाइन के लिए शुल्क है। आरटीजीएस रियल टाइम निपटारा है, अर्थात निधि अंतरण के तुरंत बाद लाभार्थी के खाते में धनराशि उपलब्ध हो जाती है। दोनों में, इसमें भी 15 मिनट का स्लॉट रहता है। आरटीजीएस में 15 मिनट में, उसमें आधा घंटा में पैसा पहुंचता रहता है, सेटलमेंट होता रहता है। आरटीजीएस के माध्यम से कम 2 लाख रुपए का ही संभव है। ठीक है, अगर आरटीजीएस करना है तो मिनिमम 2 लाख होगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। आरटीजीएस को ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है, ग्रॉस है, नेट नहीं है कुछ। नेफ्ट के माध्यम से न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों पर ही अंतरण के संदर्भ में कोई सीमा लागू नहीं है। नेफ्ट के लिए तो क्या है, ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, परंतु निधि अंतरण की यह सुविधा रियल टाइम नहीं है, अर्थात मतलब रियल टाइम डालते ही पैसा नहीं पहुंचता, कुछ समय लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत। ये क्या है, निधि अंतरण के उद्देश्य से यह दोनों ही सुविधाएं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, NPCI के लिए उपलब्ध कराती है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इस चीज़ को उपलब्ध करा दी है। NPCI के माध्यम से UPI चलता है। ठीक है, NPCI की स्थापना खुदरा लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, रिटेल जो लेन देन है 10 रुपये 5 रुपये आप लोग UPI करते रहते हैं। दोनों ही सुविधाओं में अधिकतम निधि अंतरण पर सीमा लागू होती है। दोनों में ही अधिकतम कितना कर सकते हैं उसके सीमा है, न्यूनतम में 1 रुपये भी आप लोग करते हैं। न्यूनतम अंतरण पर कोई सीमा लागू नहीं है। ठीक है, IMPS के माध्यम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, एक बार में 5 लाख से ज़्यादा का अंतरण संभव नहीं है। ठीक है, ये लिमिट घटती बढ़ती रहती है। इसके माध्यम से यदि निधि अंतरण होता है तब पैसा लाभार्थी खाते में तत्काल IMPS से आप करेंगे तो तुरंत पहुंच जाएगा डायरेक्ट। कुछ बैंक ने IMPS की सुविधा को निःशुल्क रखा, कुछ बैंकों की निःशुल्क है, जबकि कुछ बैंक इस पर शुल्क भी लेते हैं। इसलिए यह सेवा ज़्यादा लोकप्रिय नहीं, मतलब शुल्क लगता है तो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। जिसको इमरजेंसी होती है वही करता है, या तो UPI करता है। UPI को प्रयोगात्मक तौर पर वर्ष 2016 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2016 में। ठीक, उस दौरान इससे मात्र 19 बैंक जुड़े थे। उस समय 19 बैंक जुड़े थे, परंतु वर्तमान में भारत में कार्यरत लगभग सभी बैंक इससे जुड़ चुके हैं UPI से। UPI के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में निधि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है। और UPI के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का सामान्य निधि अंतरण संभव है। प्रतिदिन आप 1 लाख 24 घंटे में किसी एक खाते से 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अंतरण नहीं हो सकता। आप 1 लाख एक खाते में पर डे की लिमिट है। परंतु कर अदा करने के लिए, अगर आप टैक्स अदा करते हैं या किसी शैक्षणिक संस्थान का शुल्क अदा करने के लिए, शेयर बाजार में IPO में निवेश करने के लिए निधि अंतरण की कितनी सुविधा है, 5 लाख तक रुपये। ठीक है, इनमें कितना है, 5 लाख है। किसी भी अन्य सेवा से भिन्न UPI के अंतर्गत लाभार्थी की जानकारी खाते से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब वो जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। निधि अंतरण फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, UPI ID अथवा क्विक रिस्पांस कोड QR कोड के माध्यम से संभव है। क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। यह सुविधा भारत से बाहर भी उपलब्ध हो गई, कुछ जैसे नेपाल में हो गई, भूटान, सिंगापुर, ये इत्यादि देशों में भी हो गया। ठीक है, अभी साइप्रस के साथ भी संबंध हुए हैं, वहाँ भी शुरू होने वाला है। पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, फ़ोन पे, भारत पे इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म UPI की सुविधा प्रदान करती है। जितने पे हैं ये भी सुविधा प्रदान करते हैं। UPI के कारण कुल ऑनलाइन अंतरण की संख्या के आधार पर भारत अब विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, परंतु भारत भी कुल लेन देन मूल्य के आधार पर आज भी RTGS पहले स्थान पर है। RTGS सबसे ज़्यादा नंबर पर होता है। अगला टॉपिक क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI RBI की पहल पर
आरबीआई ने पहल की, इंडियन बैंक एसोसिएशन के 10 बड़े भारतीय एवं विदेशी बैंकों ने मिलकर, किसने, आईबीए के पहल पर 10 भारतीय बैंक हो गए, विदेशी बैंक ने मिलकर एनपीसीआई की स्थापना की। इसकी स्थापना एक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, जिस पूछ सकता है किसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। एवं लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, ये लाभ के उद्देश्य का उद्देश्य लाभ नहीं है। इसकी स्थापना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना क्या, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत की। इसने वर्ष 2008 में कार्य प्रारंभ किया, 2007 में की गई थी और 8 में कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसमें हिस्सेदार बढ़ते रहे। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला एंटिटी कही जाती है। अम्ब्रेला मतलब कई चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, एकीकृत इंटीग्रेटेड होती हैं। इसकी स्थापना खुदरा लेन देन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की गई। यही कारण है कि यह एक अपने अंतर्गत जितनी सुविधाएं प्रदान करती है उससे निधि अंतरण पर अधिकतम सीमा लागू होती है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट होती है। यूपीआई, भीम, आईएमपीएस, फास्टैग, ई रुपी इत्यादि जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराती है। भारत में एनपीसीआई अलग अलग बैंकों के एटीएम को भी आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अलग बैंकों के एटीएम को भी आपस में जोड़ती है, जिसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहा जाता है। एनएफएस किसके माध्यम से जोड़ती है, एनएफएस के माध्यम से एटीएमओ को जोड़ती है आपस में। ठीक है, ये देखिए, ये एनपीसीआई है, ये अम्ब्रेला है। ठीक, जैसे यूपीआई भीम हो गया, आईएमपीएस, फास्टैग, इसमें भी बैंक्स, आरएफआईडी, रुपए हो गया, ई रुपी, ये सभी एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। एनपीसीआई के एकाधिकार को खत्म करने के लिए, मतलब सारे कार्य इसी पर बोझ न बन जाए, इसी के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई ने तय किया कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। भाई कोई नई एंटिटी होगी तो उसके लिए लाइसेंस भी दिया जाएगा। इस उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किया, परंतु किसी भी आवेदन के नवाचारी न होने के कारण आरबीआई ने इन्हें रद्द कर दिया। कोई भी जितने भी आवेदन आए वो नवाचारी नहीं थे, इनोवेटिव नहीं थे, इसलिए उनको रद्द कर दिया। ठीक है, फिलहाल अगला पॉइंट क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट। जब एक खरीदार खरीदारी के लिए डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है, हम लोग जब डेबिट कार्ड क्रेडिट शॉपिंग मॉल जाते हैं तब कुल भुगतान का एक हिस्सा कट जाता है। अगर टोटल पेमेंट करना है तो कुछ हिस्सा कटता है कमीशन, एवं विक्रेता को इस कटौती के बाद शेष धनराशि प्राप्त होती है। जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें किसका पैसा कटता है, विक्रेता का। यह कटौती एमडीआर कहलाती है। अलग अलग प्रकार के कार्ड पर कटौती की दर भिन्न है। ठीक है, चूँकि सरकार एवं आरबीआई और सरकार रुपे कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, अतः रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर शून्य है। मतलब रुपे डेबिट कार्ड जो चल रहे हैं उसमें शून्य है। पहले जो मास्टर कार्ड आते थे उससे तो मास्टर कार्ड ज़्यादातर दुकानदार नहीं लेते थे, जबकि रुपे क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर लागू है। रुपे जो डेबिट कार्ड है उसमें तो एमडीआर नहीं लागू। ठीक है, जीरो भुगतान है। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसमें तो कटेगा। आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो तुम्हें कमीशन लगेगा। अगला टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत कब हुई थी, 1998 आरवी गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर। इतना पॉइंट आप याद रखिए। इन्हीं के सुझाव पर, आरवी गुप्ता समिति के सुझाव पर प्रारंभ की गई थी और यह कागज़ के रूप में जारी होती थी। एक पहचान पत्र जैसी होती थी। इनका प्रयोग कर किसान कम ब्याज पर दर पर ऋण प्राप्त कर लेता था, लोन ले लेता था। अब यह कार्ड प्लास्टिक कार्ड के रूप में भी जारी होने लगे। ठीक है, एवं इनका प्रयोग मशीनों में भी किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंक जारी करते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो गया, सहकारी एवं लघु वित्तीय बैंक जारी करते हैं, परंतु इन सब क्रेस के लिए सर्वाधिक ऋण वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराते हैं। जितने कमर्शियल बैंक हैं वहीं सबसे ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराते हैं। यदि किसान इस कार्ड का प्रयोग कर ऋण प्राप्त करता है तब उसे 50,000 रुपये तक दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। ठीक है, एक्सीडेंटल
डेथ होती तब भी मिलेगा बीमा। धनराशि का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाएगा? खेत जोतने के उद्देश्य से, फसल की कटाई, भंडारण एवं बेचने के उद्देश्य से, मशीनों एवं उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्य से, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से। ठीक है, इनके उद्देश्य से दिया जाता है। घरेलू आवश्यकताओं में भी एग्रीकल्चर ही आएगा, ये नहीं कि आप घर बनवा लिए। ठीक है। लोन एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीजर लोन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि बैंक ऋण प्रदान करते हैं, कोई बैंक लोन देता है एवं ब्याज की दर कुछ इस प्रकार रखते हैं कि ऋण की परिपक्वता की अवधि के दौरान ब्याज दर अपरिवर्तित रहे। मतलब कोई ब्याज, मान लो 2 लाख का लोन लिया जा रहा है और बैंक ये निर्धारित करते हैं कि हम 5% से की दर से ब्याज लेंगे और हमेशा जब तक लोन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ही 5% लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बीच में, चाहे महंगाई घटे या बढ़े। तब इसे क्या बोलते हैं? लोन एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लोन एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब तक लोन अदा नहीं हो जाएगा तब तक आपका ब्याज जो परसेंट रहेगा वो सेम रहेगा। यदि ब्याज की दर परिवर्तनशील हो एवं ऋण की परिपक्वता की अवधि के दौरान जब आरबीआई ब्याज दरों में परिवर्तन करे और वर्तमान ग्राहकों के लिए भी ब्याज दर उसी दाम, जिसे आरबीआई बेसिस पॉइंट में अपना रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कम ज़्यादा करती है, उसी के अनुसार बैंक भी अपना रेट घटाते बढ़ाते हैं। अगर उस अनुसार आपके लोन में इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, इसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, फ्लोट माने तैरना। ठीक है। टीजर लोन भारत में प्रतिबंधित है। टीजर लोन क्या भारत में, इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रतिबंधित है, लेकिन बैंक विज्ञापनों में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखते थे। जो बैंक क्या करते हैं, जिसे विज्ञापन दिया उसमें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखते थे। मतलब फर्जी, एक हिसाब से बोलो फर्जी प्रचार, जिससे ग्राहक क्या होता है? आकर्षित होता और बैंक पहुंचते हैं। फिर ऋण पर शर्तें लागू होती हैं और नीचे आपने कोई भी विज्ञापन देखा होगा मार्केटिंग के तरीकों में, क्या होता है उसमें छोटा सा टीसी लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, उसको ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं, वो छोटा इसीलिए छोटा दे देते हैं कि कोई पढ़े नहीं। और कुछ समय के उपरांत वह ऋण स्वतः ही उच्च ब्याज दर वाले ऋण में परिवर्तित हो। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि आपको मान लो 3 महीने तक कम ब्याज रहेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बाहर जो प्रचार रहेगा उसमें नहीं रहेगा। इससे ऋण की वापसी में ग्राहकों को भी समस्या आती है क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं मिली, वे ऋण वापस करने में असमर्थ रह जाते हैं और आरबीआई ऐसे ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई मतलब आप झूठे प्रचार करके आप लोन नहीं दे सकते किसी को, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, बंद हो गया। अगला है सिंडिकेटेड लोन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट लोन। कारोबार के उद्देश्य, यदि कोई ऋणी ज़्यादा धनराशि का ऋण प्राप्त करना चाहे, कोई लोन, जैसे हमें ज़्यादा लोन चाहिए 20 करोड़ 25 करोड़, तब ऐसे में बैंक के लिए जोखिम बढ़ जाता है, बैंक के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। और इसको को कम करने के लिए कि मतलब जोखिम रिस्क कैसे कम करे, बैंक सोचने लगती है। और फिर क्या होता है, इसी उद्देश्य से 2 अथवा 2 से ज़्यादा बैंक उस ऋण को मिलकर ऋण प्रदान करते हैं। फिर क्या करते हैं, 2-3 बैंक मिल गए, SBI, PNB, बड़ौदा, ये मिल के चलो उसको 100 करोड़ चाहिए, हम लोग 35-30 के अनुपात में हम लोग इसको ऋण दे देंगे। ठीक है, ऐसे ऋण को क्या बोलेंगे? सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। ठीक है, सिंडिकेटेड मतलब कई लोग मिलके। इसमें ऋण की धनराशि ऋणी को एकमुश्त भी दी जा सकती है एवं लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में भी दी जा सकती है। मतलब आपको इकट्ठा मिल भी जाएगा 100 करोड़ और थोड़ा थोड़ा करके भी मिल सकता है या लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत क्या होता है, बैंक ऋणी को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराने का वचन देती है कि मतलब हम आपको 100 करोड़ देंगे, परंतु ऋणी को वह धनराशि एकमुश्त प्राप्त नहीं होगी, मतलब इकट्ठा आपको नहीं दिया जाएगा। समय समय पर जैसे जैसे ऋणी को धनराशि की आवश्यकता होगी, मान लो जैसे जैसे आपको सामानों की ज़रूरत होगी, उसी अनुसार आपको ऋण मिलता रहेगा। ब्याज उतनी ही धनराशि पर लागू होगा जितना कि ऋणी को ने बैंक से ले रखा है। मान लो 100 करोड़ का लोन पास हुआ और उसमें आपने 10 करोड़ आज निकाल लिए, तो तब जब तक 10 करोड़ रहेगा तब तक 10 करोड़ का ब्याज लगेगा। फिर 20 बढ़ा दिया तो 20 का लगेगा। ठीक है, अतः ऋणी के ऊपर ब्याज का भी बोझ नहीं होगा।
अगला टॉपिक क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जिसे क्या होता है 7 बैंकों ने मिलकर वर्ष 1973 में तैयार किया। कितने बैंकों ने? 7 बैंकों ने 1973 में मिला और तैयार कर दिया। 4 वर्ष तक निरंतर इस पर अनुसंधान किया गया। 4 वर्ष तक इसमें अनुसंधान किया गया और 1977 से इसका सक्रिय प्रयोग मतलब जब प्रयोग कब से होगा? 1977 से। 73 में तैयार किया गया था, 77 से शुरू हो गया। स्विफ्ट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से क्या होता है विश्व के अलग अलग बैंक एवं वित्तीय संस्थान एक दूसरे के वित्तीय संदेश अर्थात निर्देश भेजते हैं। स्विफ्ट के माध्यम से क्या होता है एक दूसरे के बैंक अपना निर्देश भेजते हैं। स्विफ्ट ने पहले से उपस्थित टेलेक्स, इसके पहले क्या होता है एक टेलेक्स नामक व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया था। टेलेक्स पहले थे, उसी के स्थान पर स्विफ्ट है। वर्तमान में क्या है 200 से ज़्यादा एवं क्षेत्रों में 11,000 से ज़्यादा बैंक एवं वित्तीय संस्थान स्विफ्ट नामक संस्था से जुड़े हुए हैं। 11,000 टोटल विश्व के, इससे ज़्यादा ही जुड़े हैं। हर एक बैंक एवं वित्तीय संस्थान को 8 से 11 डिजिट का एक स्विफ्ट कोड रहता है। कितने? 8 से 11 डिजिट का स्विफ्ट कोड उपलब्ध रहता है। और इसकी क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। स्विफ्ट का प्रयोग किसी एक खाते से किसी अन्य देश में किसी खाते में निधि अंतरण करने के संदर्भ में संदेश भेजे जा सकते हैं। मतलब इसमें संदेश भेजा जाता है कि इतना पैसा इस खाते में डाल दिया जाए। इसके माध्यम से क्या होता है बैंक एवं वित्तीय संस्थान अन्य वित्तीय संदेश भी एक दूसरे को प्रेषित करते हैं। कोई और संदेश है वो भी भेजते हैं और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता बीच में, और इनको हैक कर पाना भी कठिन है। स्विफ्ट का सर्वर ब्रसेल्स में उपस्थित है। ब्रसेल्स बेल्जियम में भी उपस्थित है इसका क्या? आगे, रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तब एक आर्थिक प्रतिबंध के रूप में रूस के सारे बैंकों को स्विफ्ट व्यवस्था से बाहर कर दिया था। ठीक है, ताकि रूस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन न कर सके जब हमला हुआ था। आगे देखते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट एंड वोस्ट्रो अकाउंट। एक नोस्ट्रो एक वोस्ट्रो। ठीक है, नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो क्या हैं? दोनों ही इटालियन शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं। नोस्ट्रो का अर्थ होता है कि हमारा, नोस्ट्रो। ओस्ट्रो का अर्थ जैसे है तुम्हारा, नोस्ट्रो हमारा, ओस्ट्रो तुम्हारा। यदि एक बैंक की किसी दूसरे देश में शाखाएं ना हो, कोई बैंक है मान लो पीएनबी की और चाइना में उसकी शाखाएं हैं, पर उस देश में उस बैंक के ग्राहकों का कारोबार हो, शाखा ना हो लेकिन उस बैंक के जो ग्राहक हैं उनका कारोबार हो, बिजनेस हो, वहाँ चलता हो, तब अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वह बैंक क्या करेगी उस देश के किसी अन्य बैंक में खाता खुलवाकर धनराशि जमा कर सकती है। मतलब भारत की मान लो पीएनबी की शाखा चाइना में नहीं है, चाइना के कुछ लोगों भारतीय लोगों को चाइना में कुछ कारोबार चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब वो अपना लेन देन कैसे करेंगे? उसके लिए भी क्या करती है पीएनबी कहेगी कि हम आपको दूसरे बैंक में वहाँ खाता खुलवाने की परमिशन देते हैं, खुलवाएंगे, और जिसका प्रयोग हुआ दूसरी बैंक इस बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान कर, और वो दूसरी बैंक इनके पीएनबी के यहाँ डालेंगे इंडिया में, और इंडिया वाले उसके खाते में पैसा जमा कर देंगे। जिस बैंक ने यह खाता खुलवाया वह इस खाते को नोस्ट्रो अकाउंट कहेगी। अब जिस बैंक ने यह खाता खुलवाया है, मान लो पीएनबी ने खुलवाया है, वो क्या नोस्ट्रो अकाउंट कहेगी, परंतु जिस बैंक ने खाता खोल कर दिया है, जो चाइना की बैंक खाता खोलेगी उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। ठीक है, तो इसको आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, पीएनबी नोस्ट्रो कहलाएगी इंडिया की, और पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए विदेश में जिस दूसरे बैंक में खाता खुलवाया है वो ओस्ट्रो अकाउंट कहेगा। ई रुपी को कब लाया गया? वर्ष 2021 में लाया गया। एनपीसीआई ने तैयार किया। ठीक है, इसमें क्या होता है एनपीसीआई के साथ
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग एवं स्वास्थ्य एवं मंत्रालय के अंतर्गत कौन कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का भी सहयोग है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने NPSI ने तैयार किया और वित्त मंत्रालय भी है और वित्तीय सेवा विभाग भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी सहयोग इनका प्राप्त है। इसमें जब सरकार किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को नकद में वित्तीय लाभ प्रदान करती है तब इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी कल्याणकारी योजना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, अगर कैश में अब वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो इसकी दुरुपयोग भी बढ़ जाएगी। इस दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही ई-रुपये की अवधारणा लाई गई। ई-रुपये वाउचर के रूप में होते हैं जिसके अंदर लाभार्थी के मोबाइल पर एक कोड प्रेषित किया जाता है जो कि क्या होगा, वाउचर कोड होगा और इसे 1 लाख रुपए तक की धनराशि से सरकार रिचार्ज कर सकती है। ठीक है, कोड के प्रयोग के माध्यम से भुगतान उन्हीं जगहों पर संभव है जहां सरकार चाहेगी। भुगतान उन्हीं को मिलेगा जहां सरकार चाहेगी। भुगतान के उद्देश्य क्या होता है, लाभार्थी कोड का प्रयोग करेगा या मोबाइल पर आए हुए OTP को साझा करेगा। जितनी धनराशि का भुगतान होना है वह वाउचर के कुल राशि से कट जाएगी। ठीक है, उसके राशि से कट जाएगी। अगला है बेसल नॉर्म्स। क्या है बेसल मानदंड? बेसल मानदंड जो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है। बेसल कमेटी की स्थापना 1974 में 10 अलग अलग देशों ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में बेसल नामक स्थान से है। इसमें कितने 45 सदस्य हैं। बेसल समिति समय समय पर बैंकिंग से संबंधित जोखिम को कम करने का सुझाव देती है। जब इस समिति ने पहली बार सुझाव दिया तब बेसल फर्स्ट कहा गया। जब पहला सुझाव दिया तो बेसल फर्स्ट, और दूसरी बार सुझाव दिया तो बेसल सेकेंड, और तीसरी बार सुझाव दिया तो इसे बेसल थर्ड कहा गया। ठीक है, ऐसे ही बेसल कहा गया। बेसल फर्स्ट कब दिया गया? 1988 में प्रकाशित हुई और बेसल सेकेंड 2004 में। 88 12 4 16 साल बाद। एवं बेसल थर्ड कब हुआ? 2010 में। ठीक, अब जो बैंकों के संबंधित रिस्क होते हैं वो 3 रूपों में बांटे गए हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क ऋण जोखिम, मार्केट रिस्क बाजारी जोखिम, और क्या है ऑपरेशनल रिस्क परिचालन संबंधी जोखिम। ठीक है, अब क्रेडिट रिस्क क्या है? यह लोन से संबंधित है। आप लोन देते हैं और उसमें दिमाग लगाएंगे क्या लोन लेकर लोन लेने वाला भाग ना जाए, तो ये जोखिम बना रहता है, इसे क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है? बाजारी ताकतों पर आधारित जोखिम। जैसे अभी युद्ध चल रहा था तो उसमें मार्केट रिस्क था। जैसे बैंक सोना अथवा किसी अन्य संपत्ति में निवेश करे और संपत्ति का मूल्य नीचे आ जाए तो इसे मार्केट रिस्क कहेंगे। ऑपरेशनल रिस्क जैसे यह चोरी हो गया, डकैती, घोटाले, RBI द्वारा लागू किए गए जुर्माने इत्यादि से संबंधित होते हैं, जिसे ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।